प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेट के एग्जाम के अनुसार जो हमारा दूसरा पार्ट है उसकी दोहराई करेंगे ताकि हम सेट के पेपर के अनुसार अपना रिवीजन कर सके। तो मैंने आपको बताया था कि देश के सामने 1947 में जब आजाद हुआ तो 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती को तो हमने पार पा लिया कि हमने एकता के सूत्र में देश को बांध लिया। अब दूसरी बहुत बड़ी चुनौती, और वो पहले वाली से भी बड़ी मानता हूं मैं, तो लोकतंत्र को स्थापित करना था। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहला कदम तो भारत में जो अपनाया गया था वो ये था कि संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और चला था ये 26 नवंबर 1949 तक। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसका निर्माण हुआ। और इसी दौरान हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल, और इसका एक पद गृह मंत्री के पास यानी सरदार पटेल के पास था, वो था उप प्रधानमंत्री का। यानी इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सरदार पटेल जी के पास कौन से पद थे, या उप प्रधानमंत्री कौन था उसमें, या गृह मंत्री कौन था। तो आपको छोटे छोटे ये 4 प्रश्न बन जाएंगे। सरदार पटेल है वो गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री, और जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री थे। तो ये, और इसके बाद एक छोटा प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको ध्यान क्या रखना है ये कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने अलग अलग रूप इनको ध्यान रखना है। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके लागू करने के पीछे कहानी क्या थी, वो पहले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब जो अंतरिम सरकार का गठन, एक प्रश्न ये भी आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजी जैक झंडे के नीचे अंग्रेजों के द्वारा ही शपथ दिलाई गई थी भारतीय प्रधानमंत्री की। अब हमारे सामने एक और दूसरी चुनौती थी, वो थी चुनाव कराने की चुनौती थी हमारे सामने। और चुनाव करवाना उस समय जब देश कितना, आप सोच के देखो कितना अनपढ़ था, और अब तकनीक है। अब भी जो सरकारें चुनाव कर, आजकल भी आप देख रहे होंगे SIR नाम से बिहार में कोई कार्रवाई चल रही है, और रोजाना राजनीतिक दल है वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वहां बिहार में फर्जी वोटरों को निकाल रहा है, और कल तक वो 52 लाख फर्जी वोटरों को डिलीट कर चुका है। और जबकि विपक्षी दल है वो इसका ऐतराज कर रहे हैं चुनाव आयोग से। तो अब हम दूसरी चुनौती के लिए छोटे छोटे प्रश्न को दोहराई करते हैं। चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो संविधान के बनते ही सबसे पहला काम था, वो चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और उसके अध्यक्ष जो थे वो थे सुकुमार सेन, और उस समय जो मतदाता थे वो थे 17 करोड़, और कर्मचारी 17 करोड़ मतदाताओं को रजिस्टर में लिखने के लिए पूरे भारतवर्ष में 3 लाख कर्मचारियों को लगाया गया। और पहला जो चुनाव हुआ था वो 3 अक्टूबर 1951 से लेके और फरवरी 1952 तक हुआ था। इस जो ये 3 लाख कर्मचारी बनाए थे, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो आप अपने अध्यापक को कहकर सुन सकते हो कि 1950 से लेकर 3 लाख कर्मचारियों ने 1951 यानी जून जुलाई तक वो लगे रहे।
तब तक उन्होंने कैसी कार्रवाई की थी और किस तरह मतदाताओं को रजिस्टर्ड किया था। अब चुनाव आयोग के सामने जो चुनौतियां थी, अब देश के सामने चुनौतियां क्या थी? पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, और आज हम दूसरी चुनौती पढ़ रहे हैं लोकतंत्र स्थापित करना। अब लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती से निपटने के लिए चुनाव आयोग का संविधान सभा के द्वारा, जो संविधान सभा जिसको हम पहले संविधान निर्माण के लिए कह रहे थे, वही संविधान सभा 26 जनवरी 1950 के रूप में संसद का रूप ले लेती है, यानी संसद के रूप में कार्य करती है। और इसी संसद ने चुनाव आयोग का गठन किया, जिसका जो अध्यक्ष था वो थे श्री सुकुमार सेन। अब चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां थी वो हमें पढ़ना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, पहला काम तो था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अब वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो करवाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो क्या करे? पहले तो पूरे भारत को ये देखना कि हमें कितने चुनाव क्षेत्रों में बांटना है। तो पहले 489, यानी पूरे भारत को 489 चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया। फिर मतदाता सूची के लिए 3 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, और उन्होंने उन क्षेत्रों में जहां चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग के क्षेत्र बांटे गए थे, उन क्षेत्रों में जाके मतदाताओं की गिनती की गई। अब गिनती की गई और वो मतदाता के घर घर भी गए। इसके लिए क्या था? कर्मचारियों को नियुक्त किया 3 लाख को, उनको प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देना उस समय यदि हम सोच के देखें तो उन 3 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना भी कितना मुश्किल था। और ये सुनिश्चित करना कि 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, ये व्यवस्था करना भी उसका काम था। और एक प्रश्न बच्चों ये आता है कि आप 18 साल, आजकल हम पढ़ते हैं कि वोट देने का अधिकार किनको? 18 साल का। जब देश आजाद हुआ था तो ये जो उम्र थी वो थी 21 साल, और आज है 18 साल। तो आपने ये देखना है कि वो जब शुरू के भारत जब आजाद हुआ था वो वर्ष पूछ रहे हैं या आज के वर्ष पूछ रहे हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चुनाव हुआ, मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 तक, उसमें 489 सीटों पर चुनाव होना था और 401 पर हुआ उस समय, यानी टोटल सीटें भारत को बांटा गया था 489 में और चुनाव हुए थे 401 में। क्योंकि इस दौरान आप को पता ही है कि हमारे बहुत से क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फ पड़ती है, और इसी दौरान ये चुनाव हुए थे। तो उस समय पूरे भारत में एक साथ चुनाव नहीं हो पाया था। तो 489 में से 401 सीटों पर चुनाव हुआ और कांग्रेस को उस समय 364 सीटें मिली। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 364। एक सीपीआई पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1924 में एमएन रॉय के द्वारा हुआ था, वो पार्टी चुनाव लड़ी तो उनको सीटें आई थी 16। और एक सोशलिस्ट पार्टी थी जिसको मिले थे 12 सीटें। और भारतीय जनसंघ, आज जो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी दिखती है, इसकी मां है जनसंघ। जनसंघ पार्टी होती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनका गठन किया था और वो आजादी के शुरुआत में ही हो गए थे। और देखो, भारतीय जनसंघ ने 1950 में अपना गठन किया और देश की संविधान लागू होने के बाद, और उसी भारतीय जनसंघ ने पहले ही चुनाव में 3 सीटें प्राप्त कर ली थी। और आपकी थोड़ा ध्यान के लिए ये भी बता दूं कि यही जनसंघ 1980 में आकर भारतीय जनता पार्टी बन गई, जिसके मुख्य नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये हमारी स्थिति रही। 1951-52 में चुनाव हुए, तो 52 में चुनाव खत्म हुए तो सरकार बन गई 52 में। अब अगला चुनाव 5 साल के बाद होना था, तो 52 और 5 57। तो 57 में जो 364 सीटें कांग्रेस के पहले चुनाव में आई थी वो हो गई 371। और
इस 57 वाले चुनाव में एक नया काम हुआ था जो तुम्हें पूछा जा सकता है, वो कि पूरे भारत में तो कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस चुनाव में 1957 के चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। यहाँ पहली बार जो हार का मुंह देखना पड़ा एक राज्य में कांग्रेस को, वो ऐसे पूछेंगे कि कौन से राज्य में कांग्रेस सबसे पहले हारी थी और किस पार्टी से हारी थी, तो सीपीआई से हारी थी और 1957 में हारी थी, और कुछ इसके साथ निर्दलीय जीत गए थे। निर्दलियों के साथ मिलकर सीपीआई ने सरकार बनाई थी, नमूद्री पाद मुख्यमंत्री बने थे, और ये सरकार 2 ही साल चल पाई थी। 1959 में इनकी क्योंकि गतिविधियां सीपीआई की अलग थी, इसलिए इस सरकार को भंग कर दिया गया और केरल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भारत में 356 धारा यानी संविधान की धारा 356 है, उसमें कि कोई राज्य की सरकार यदि ठीक कार्य नहीं कर रही तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो पहला राष्ट्रपति शासन है वो केरल में लागू किया गया। तो इसके जो मैंने इतनी आपको बात बताई, इसके पीछे छोटे छोटे बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। जब भी आप देखो दोहराई करो तो आपको दोबारा दोबारा देखोगे तब ये सारी बातें आपको याद रहेगी। और फिर तीसरा चुनाव होता है, यानी 1957 में चुनाव हुआ तो 61 में होगा, 62 में 57 और 5 62, और 62 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की यहाँ 10 सीटें घट गई और वो होगी 361। और 61 के बाद दो चौथा चुनाव होगा 62 के बाद, यानी 62 57 से 62 आया, और 62 के बाद जो अगला चुनाव होगा वो होगा 67 में। 67 में जब चुनाव हुआ तो कुछ घटनाएं घट गई थी बीच में, जैसे 1962 का चीन का युद्ध था, हम बुरी तरह से हार गए थे, और इसी शोक इसी दुख में, क्योंकि चीन, जवाहरलाल नेहरू चीन को बड़ा अपना मित्र मानते थे, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। तो उस धोखे और उस दुख के कारण वो बीमार रहने लगे और 1964 में उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और 64 में वो प्रधानमंत्री बने, और 65 में 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। फिर हम उस समय हमारा अनाज था वो ज्यादातर हम अमेरिका से लेते थे और उन्होंने भी मना कर दिया, और क्योंकि उस समय जवाहरलाल की नीति थी वो सोवियत संघ की तरफ ज्यादा थी नहीं, पूंजीवाद अमेरिका की तरफ और इन देशों की तरफ थी, तो सोवियत संघ ने भी हमारा साथ नहीं देना था, स्वाभाविक था, क्योंकि हमारी विदेश नीति ऐसी नहीं थी। तो हम बुरी हालत में 1965 में गुजरे। उस हालत में भी लाल बहादुर शास्त्री के सफल नेतृत्व के कारण पाकिस्तान को हम किसी तरह हरा पाए, और इतनी खाने पीने की कमी आ गई कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ये कहना पड़ा कि हमें एक दिन का व्रत रखना चाहिए, और लाल बहादुर शास्त्री ने खुद भी रखा और देश को भी कहा कि देश को दान करना चाहिए। तो मैंने बुजुर्गों से, अपने पिताजी से और दादाजी से सुना था कि उस समय बहुत सारे लोगों ने सोना चांदी सरकार को दान दी थी। तो ये स्थिति थी। अब जनवरी 1966 आती है, 65 का युद्ध खत्म होता है और हमारे समझौता कराने के लिए सोवियत संघ में पाकिस्तान का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं। अब आजकल उज्बेकिस्तान एक देश है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा होता था, वहाँ मीटिंग होती है, समझौता होता है, और इस समझौते के बाद क्योंकि हम जीता हुआ मैच हार गए, जीता हुआ युद्ध हार गए, तो ये लाल बहादुर शास्त्री को दुख पहुंचा, और उस समय की परिस्थितियों और दबाव के कारण हमें साइन करने पड़े, जिसके कारण हृदय गति रुकने से 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उस कांग्रेस में कुछ बड़े नेता थे जो पसंद नहीं करते थे इंदिरा गांधी को, उन्होंने उनके साथ रोड़े अटकाने शुरू किए। कांग्रेस 2 हिस्सों में यहाँ बट गई और चुनाव हुए। तो इन परिस्थितियों के कारण यहाँ कांग्रेस की थोड़ी वोटें कम हुई और उनको अब की बार उनकी जो सीटें थी वो 300 से भी कम रह गई। अब आपका एक काम में छोड़ता हूँ कि वो 300 से कम तो रही थी, लेकिन वो कितनी थी ये आपको देखना है।
अब एक एक इसमें प्रश्न आता है भी एक दल का प्रभुत्व क्यों रहा। इस पाठ का नाम भी है जैसे एक दल का प्रभुत्व। प्रभुत्व क्या होता है? दादागिरी मान लो। यानी वही कांग्रेस पार्टी क्यों जीतती रही 52 में, 57 में, 62 में और 67 में क्यों जीतती रही? तो पहला तो काम यही था कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 1885 से लेकर 1947 में लोगों के सामने देश की आजादी की बात कही थी। और एक ये कांग्रेस पार्टी कोई आज की तरह आज की कांग्रेस पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का मतलब था ऐसे लोगों का समूह जो देश की आजादी के लिए लड़ रहा है, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो। इसमें समाजवादी भी थे, इसमें पूंजीवादी भी थे, इसमें साम्यवादी भी थे। यानी आदमी का विचार कुछ भी है, किसी भी विचारधारा का है, तो वो कांग्रेस की पार्टी के साथ मिला हुआ था। तो इन्हीं एक जीतने का ये भी कारण था कि यही बड़े बड़े लोग सब कांग्रेस में थे। और जब चुनाव हुआ तो भारत की जनता इन्हीं को जानती थी और कांग्रेस के मुकाबले में कोई ऐसा संगठन सामने आ ही नहीं पाया, जिसके कारण जब भी ये पहले 4 जो चुनाव हुए थे, 4 ही नहीं, 1971 में जब यानी 1967 में चौथा चुनाव हुआ था और 67 के बाद 72 में चुनाव होना था, लेकिन इंदिरा गांधी के पास कोई ज्यादा बढ़िया बहुमत नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने 71 में ही लोकसभा को भंग कर दिया, चुनाव करवाया और उसमें इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली। लेकिन प्रश्न क्या था कि कांग्रेस ही क्यों जीतती रही? तो जीतने का कारण क्या था? एक तो भारत की जनता थी वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से परिचित थी और एक ही बड़ा संगठन था जो भारतीय जनता उनको जानती थी। यानी किसी भी विचारधारा का नेता हो वो जुड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी से। कब तक? 1947 तक। तो भारत के सामने यानी भारतीय जनता के सामने विकल्प नहीं थे। जगह जगह चुनाव तो सीपीआई लड़ रही थी, कोई निर्दलीय लड़ रहा था, कोई स्वतंत्र पार्टी लड़ रही थी, कोई सोशलिस्ट पार्टी लड़ रही थी। लड़ तो बहुत रहे थे, लेकिन पूरे भारत का एक ही संगठन था कांग्रेस। इसलिए पहले 5 चुनाव तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा और यही पाठ का नाम है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब अनेक पार्टियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पार्टी बनी जिसका प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, जय नारायण, अशोक मेहता और राम मनोहर लोहिया। ये सारे नेता थे। वो सोशलिस्ट पार्टी, एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी जिनके ये नेता थे। इनकी विचारधारा क्या थी? समाजवाद लाना है, लोकतांत्रिक ढंग से लाना है। एक सीपीआई पार्टी थी, इन्होंने भी चुनाव लड़ा था और इनको आजादी के शुरू से ही मैंने बताया था 1951-52 में 16 सीटें आई थी। और इनके प्रमुख नेता के पूछ लेते, आपने 2 चीजें याद रखनी है कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कौन थे। तो सीपीआई के नेता थे गोपालन, S.A. डांगे, नमूद्रीपाद जो केरल का मुख्यमंत्री बना था, और अजय घोष। अब एक पार्टी भारतीय जनसंघ मैंने आपको बताई थी, इसकी स्थापना 1951 में हुई और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्लोगन था, एक विचारधारा थी, वो थी एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक झंडा। और भारतीय राजनीतिक दल में 1951 में जो विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी, आज के दिन तक यानी 24 जुलाई 2025 तक जो जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आया, वो लोग आज तक भी एक राष्ट्र, एक संविधान, एक झंडा, एक संस्कृति की बात करते हैं। यानी एक राष्ट्रवादी विचारधारा, और जहां राजनीतिक शास्त्र में 2 विचारधाराएं, एक लेफ्ट और एक राइट कहते हैं, तो राइट के साथ आज तक ये पार्टी बीजेपी है, चल रही है। फिर इसके साथ वहां आरएसएस भी था, हिंदू महासभा भी थी, तो ये सारी पार्टियां थी। तो
मुख्य बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आपको याद भी होगा। और मैंने जानबूझ के ये वीडियो बहुत ज़्यादा 40-50 मिनट का नहीं किया। तो यदि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी टीचर को यदि ऐसा चाहिए कि हमें ये पूरा पाठ डिटेल में बताया जाए, तो आप नीचे लिख देना, ताकि मैं आप यदि इतनी संख्या बनती है कि ये पाठ मुझे डिटेल में पढ़ाना चाहिए, तो मैं अवश्य पढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।